नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। वेलकम टू FAQs विद डॉक्टर आलिज इम्तिहानावाला। और बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन आजकल है FAQ के अंदर, वो है सर वात, रोमैटिज्म बहुत ही कॉमन बीमारी है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि गठियावात क्या है, संधिवात क्या है। तो अलग अलग टाइप के वात क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में जरा प्रकाश डालिए। ओके दोस्तों, जो भी बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके आप लेंगे, क्योंकि एजुकेशनल चैनल है। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वात के बारे में बात चल रही थी, तो कोई भी वात को हिंदी में दूसरे नाम से, जैसे गठिया मतलब जॉइंट पेन्स को गठिया भी कहा जाता है, और संधिवात भी कहा जाता है। तो वात का मतलब होता है रोमैटिज्म, मीन्स टू फ्लो, इट्स अ फ्लोइंग दिस। अब संधि का मतलब होता है जॉइंट, तो संधिवात मतलब जॉइंट पेन्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। मेन गठियावात जिसको बोलते हैं वो है रुमेटॉइड आर्थराइटिस। ये रुमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, ये अक्सर लेडीज में होता है, यंग गर्ल्स में होता है। शुरुआत होती है 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में, या कई बार यानी प्यूबर्टी के बाद, जैसे किशोर अवस्था में लेडीज प्रवेश करती है और खत्म हो जाती है, उसके बाद से कई लोगों को शुरुआत होती है, या फिर प्रेगनेंसी के बाद से शुरुआत हो सकती है, यंग एज में शुरुआत होती है। और छोटे छोटे जॉइंट्स पहले अफेक्ट होते हैं, जैसे उंगलियों के जॉइंट्स है, या गर्दन के जो जॉइंट्स है, जॉइंट, हाँ मसल नहीं, जॉइंट अफेक्ट होते हैं। और सुबह अर्ली मॉर्निंग में, सुबह उठने के बाद अकड़न महसूस होती है, फिर थोड़ा सा स्ट्रेच किए, चले फिरे तो अच्छा लगता है। तो ये है रुमेटॉइड आर्थराइटिस की कॉमन सिम्टम। फिर यदि कोई मेंटल स्ट्रेस रहा बहुत ज़्यादा, या फिर कोई ठंडी आ गई है, खास करके बारिश, ये वाला जो सीज़न है बारिश का, जहाँ बदली बहुत छाई रहती है, या फिर बारिश आ गई है उस टाइम पे, तो ये सब सिम्टम्स बहुत बढ़ जाते हैं। कभी कभी बड़े जॉइंट्स भी अफेक्ट होते हैं, जैसे एल्बो जॉइंट्स है, या रिस्ट जॉइंट है, एंकल जॉइंट्स है, घुटने हैं, वो सूज जाते हैं, और कभी कभी लाल हो जाते हैं, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, पेन होता है। कभी कभी कुछ लोगों के अंदर ये रुमेटॉइड आर्थराइटिस के होते हैं, कुछ साल बीत जाते हैं, और उन लोग दवा लेते हैं तो कम हो जाता है, फिर वापस बढ़ जाता है। अगर इसकी पूर्णतः ट्रीटमेंट नहीं हुई, जैसे हम लोग होम्योपैथी के अंदर जड़ से दवा बीमारी को खत्म कर सकते हैं, तो अगर ये इसकी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं हुई, खास करके अर्ली स्टेज में अगर आया, तो अगर ये ट्रीटमेंट नहीं हुई तो धीरे धीरे फिर हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं। इसको हम कैसे क्लॉ हैंड्स, जैसे बंदर के या भालू के कैसे क्लॉ हैंड होते हैं, वैसे हो जाते हैं। इतनी अकड़न आ जाती है कि इसको सीधा नहीं किया जाता है। गर्दन में भी अकड़न हो जाती है, कमर में भी अकड़न हो जाती है, अकड़न ज्यादा आ जाती है, और दर्द तो बना ही रहता है। पहले तो क्या ठंडी के अंदर दर्द बना रहता है, या बारिश के मौसम में दर्द बना रहता है, अब फिर क्या है, पूरे साल भर दर्द होता है। तो लिमिटेशंस ऑफ मूवमेंट हो जाती है, एक्टिविटी कम हो जाती है, साथ में फिर पेशेंट को डिप्रेशन आने लगता है। फिर जॉइंट्स छोड़ के बड़े बड़े ऑर्गन्स, जैसे फेफड़े है, फेफड़े में सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, या हार्ट है तो हार्ट की जो झिल्ली है, पेरिकार्डियम, उसके कवरिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, और वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। किडनीज में तकलीफ होने लगती है, हम अलग अलग नाम दे देते हैं, लिवर में तकलीफ होने लगती है, ब्रेन में तकलीफ होने लगती है, अलग अलग नाम दे देते हैं, और वैसे वैसे उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये रहा जो क्लासिकल गठियावात, जिसको हम रुमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। अर्ली स्टेज के अंदर, यानी अर्ली स्टेज का मतलब होता है ये जो स्टेज आता है जहां पूरे हाथ पैर अकड़ जाते हैं, वो लेट स्टेज हुआ। अर्ली स्टेज के अंदर दर्द है, कभी कभी सूजन आ जाती है, लेकिन अदरवाइज पेशेंट चलता फिरता है। तो ऐसे स्टेज के अंदर बहुत हद तक, नियरली 70% हम लोग लॉन्ग टर्म रिलीफ पेशेंट को दे सकते हैं। यदि ऐसे पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे है या स्टेरॉइड्स पे है, तो हम काफी हद तक धीरे धीरे इम्यूनोसप्रेशंस को कम कर सकते हैं, या स्टेरॉइड्स को कम कर सकते हैं। बंद भी हो सकता है बहुत सारे पेशेंट्स का। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जहां उनका ये सब दवा बंद हो गए और उनको ये बात नहीं उभरता, ये अगर प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हुई तो।
अगर पेशेंट लेट स्टेज में आता है, जब हाथ पैर टेढ़े हो गए, तब भी हमारे पास कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जहां पर हम लोग थोड़े बहुत जॉइंट्स को लचीले कर सकते हैं ताकि वो अपना डेली एक्टिविटी कर सकता है। ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जो दूसरा बात है, इसको अक्सर अब लोग कंफ्यूज करते हैं, इसको आम बात भी बोलते हैं। एक दूसरा बात है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो बुढ़ापे की वजह से होता है। जैसे बूढ़ा एज होती है 60-70 साल, तो कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों का बाल सफेद होना चालू हो जाता है, झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती है फेस के ऊपर। उसी तरह से जॉइंट्स भी जो है बूढ़े हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है, जैसे घुटनों में खास करके या हिप्स में खास करके, तो जगह जो है दो बोन्स के बीच में वो कम हो जाती है और एक दूसरे को टच करने लगता है। यहाँ का जो बीच का पानी है, हर जॉइंट के बीच में पानी रहता है, उसको एक कुशनिंग इफेक्ट देने के लिए शॉक अब्जॉर्बर जैसे काम करता है। तो शॉक अब्जॉर्बर कम हो जाता है, इसलिए फिर घिसते हैं बोन्स। और जो बोन्स के जो किनारी रहती है, वहां पर थोड़े थोड़े चिप्स निकलने लगते हैं। तो उस जो चिप्स निकल जाते हैं, बोनी चिप्स, हम उसको बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। तो ये कई सारे प्रोसेस होता है। बेसिकली एक जॉइंट बूढ़ा होते जा रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जॉइंट को प्रोटेक्शन करना। अगर आपको घुटना इन्वॉल्व है तो और ज्यादा आप चलेंगे नहीं, ऐसी एक्सरसाइज करेंगे कि आपके आजू बाजू के मसल्स जो है वो अच्छा रहे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर मेन फोकस हम लोग फिजियोथेरेपी पे देते हैं। एक्सरसाइज ऐसी करनी चाहिए जो आपको फिजियोथेरेपी बताए। आप कोई भी एक्सरसाइज अपने मन से ना कीजिए, अच्छा रहेगा कि एक फिजियोथेरेपिस्ट के डायरेक्शन में, ऐसे इंसान के डायरेक्शन में जो ये बीमारी को जानता है, वो एक्सरसाइज बता दे। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर आ बैल मुझे मार नहीं करना, और ज्यादा चल के फिर और जॉइंट घिस के फिर आपका एंकल या आपके घुटने और आप ये नहीं करें। प्रोटेक्शन करना है, जैसे अभी आपको चलना ही पड़ा 3 किलोमीटर, या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, 6-7 घंटे का सफर है, तो इट इज बेटर कि आप उसको नी कैप्स यूज कर ले या रिस्ट के अंदर रिस्ट बैंड यूज कर ले, उससे एक थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। खाने पीने के अंदर भी बहुत सारा ध्यान आपको रखना पड़ सकता है। वो आपको अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से बात करना पड़ेगा। जिस चीज की डेफिशिएंसी है वो आपको लेना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। इंडिया के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही फ्रीली अवेलेबल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है। एक है नीम, दूसरा है हल्दी, तीसरा है बेर के कोई भी प्रोडक्ट्स है। तो ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है। इसके साथ विटामिन ई अगर ऐड किया जा सकता है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये नेचुरली मिलते हैं और हम लोग रोज ही यूज करते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा सा ज्यादा यूज कर लेना चाहिए। तो ऐसा रहा, साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट रही, तो बहुत हद तक ये जो वात है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक तीसरा टाइप का वात है जिसको हम गाउट कहते हैं, जिसको कहते हैं वात रक्त, यानी रक्त के अंदर यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो उसको गाउट कहते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम लोग गाउट को किस तरह से हम मैनेज करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। दोस्तों, कोई भी प्रश्न हो वात के बारे में, क्योंकि कितना कॉमन है, घर घर में है और एक उम्र के बाद आता ही रहता है, और इसके लिए हम लोग सालों गिनती तक दवा खाते रहते हैं। इसके बारे में कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हो, वहां भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।